हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2023 टू 24। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स। फोर्थ टॉपिक है दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं एनाटॉमी का मीनिंग और उसका डेफिनेशन। तो दोस्तों एनाटॉमी स्टडी होती है ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, शेप के बारे में, साइज के बारे में, वेट के बारे में और लोकेशन के बारे में। मतलब दोस्तों ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनका क्या शेप है, उनका क्या साइज है, उनका क्या वेट है, उनका क्या लोकेशन है। लोकेशन मतलब वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पे होते हैं, इस चीज की स्टडी को ही हम एनाटॉमी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों मीनिंग या फिर डेफिनेशन फिजियोलॉजी का। तो दोस्तों फिजियोलॉजी स्टडी होती है ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस के बारे में, मतलब ह्यूमन बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट है द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स। तो दोस्तों फिजियोलॉजी की स्टडी से और एनाटॉमी की स्टडी से हमें नॉलेज मिल जाती है जितने भी हमारे वेरियस ऑर्गन्स हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, शेप के बारे में, साइज के बारे में, लोकेशन के बारे में, वेट के बारे में। सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारा द नॉलेज ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स। फिजियोलॉजी की स्टडी से दोस्तों हमारे बॉडी में जितनी भी अलग अलग सिस्टम्स है, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इनके क्या क्या फंक्शंस है इसके बारे में नॉलेज मिलती है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज। तो दोस्तों अगर हमारे पास नॉलेज होगा एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, तो दोस्तों इनकी हेल्प से कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान, किसी भी कंपटीशन में compete करने के दौरान इंजरीज से बच सकता है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा हेल्पफुल इन प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। तो दोस्तों फिजियोलॉजी की स्टडी, एनाटॉमी की स्टडी हेल्प करती है किसी भी पर्सन को, अगर वो सफ़र कर रहा है इलनेस से, इंजरी से, तो उसकी जो स्किल है उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। तो दोस्तों अगर फर्स्ट एडर को फर्स्ट एड किसी भी पर्सन को प्रोवाइड करना है तो उसके लिए दोस्तों एनाटॉमी की नॉलेज, फिजियोलॉजी की नॉलेज जरूरी है। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों जो हमारी हड्डी का जो ढांचा होता है उसी को दोस्तों हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। और दोस्तों स्केलेटल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि बहुत सारी बोन से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि आप साइड में इमेज में भी देख पा रहे होंगे। चिल्ड्रन में 213 बोन्स पाई जाती है और एडल्ट में 206 बोन्स पाई जाती है। ये सभी बोन्स अलग अलग शेप और साइज की होती है और ये सभी बोन्स एक दूसरे से चिपकी होती है लिगामेंट्स की हेल्प से। स्केलेटल सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में। सबसे पहला एक्साइल स्केलेटन और सेकंड है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्साइल स्केलेटन मतलब हमारी बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे कि आप साइड में इमेज में भी छोटा सा देख पा रहे होंगे, ये इतना पार्ट जो है ये होता है एक्साइल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में आप देख पा रहे हो जो बचा हुआ पार्ट है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। एक्साइल स्केलेटन में क्या क्या चीज़ आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि स्कल, स्टर्नम, रिब्स, हाइरॉइड बोन और वर्टिब्रल कॉलम। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें आती है अपर लिम्स, लोअर लिम्स, शोल्डर गिर्डल और पेल्विक गिर्डल। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस या फिर वर्किंग ऑफ स्केलेटल सिस्टम, मतलब स्केलेटल सिस्टम जो है वो क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो सबसे पहला है सपोर्ट। तो दोस्तों स्केलेटल सिस्टम में जितने भी बोन्स होती है वो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सेकंड है प्रोटेक्शन। तो दोस्तों जो बोन्स होते हैं वो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में जो हमारा स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट है गिविंग शेप टू द बॉडी। तो दोस्तों जो बोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को शेप देते हैं। फोर्थ पॉइंट है मूवमेंट। तो दोस्तों स्केलेटल सिस्टम की हेल्प से ही हम अलग अलग जगह पर मूव कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चर। तो दोस्तों जो बोन मैरो होता है जो कि कई सारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स को, व्हाइट ब्लड सेल्स को और प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करता है।
सिक्स पॉइंट है दोस्तों हमारा स्टोर। तो दोस्तों जो बोन्स होते हैं हमारे, वो दोस्तों कैल्शियम को, मिनरल्स को, फास्फोरस को, आयरन को, पोटेशियम को, इन सभी को दोस्तों स्टोर करके रखते हैं और इन्हीं की हेल्प से हमारी बॉडी के कई सारे फंक्शंस परफॉर्म हो पाते हैं। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। मतलब दोस्तों जो बोन्स है वो कितने टाइप्स की होती है। तो बोन्स दोस्तों बेसिकली 5 टाइप्स की होती है। सबसे पहला लॉन्ग बोन्स, सेकंड है शॉर्ट बोन्स, थर्ड है फ्लैट बोन्स, फोर्थ है इररेगुलर बोन्स और फिफ्थ है सिसमोइड बोन्स। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा लॉन्ग बोन्स। तो दोस्तों लॉन्ग बोन्स वो बोन्स होती है जो कि बड़ी होती है, लंबी होती है और चौड़ी होती है और ये बेसिकली हमारे लेग्स और आर्म्स में पाई जाती है। एग्जाम्पल है फीमर और ह्यूमरस। सेकंड है दोस्तों हमारा शॉर्ट बोन्स। तो दोस्तों जो शॉर्ट बोन्स होती है वो लेंथ में शॉर्ट होती है, ये तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। शॉर्ट बोन्स का दोस्तों जो शेप होता है वो क्यूब शेप होता है। और दोस्तों जो शॉर्ट बोन्स होती है वो दोस्तों हल्की होती है वजन में, लेकिन स्ट्रांग होती है। और शॉर्ट बोन्स बेसिकली पाई जाती है हमारे रिस्ट में। इसका एग्जाम्पल है कार्पस एंड टार्सस। थर्ड है दोस्तों हमारा फ्लैट बोन्स। तो दोस्तों फ्लैट बोन्स वो बोन्स होती है जिनका ब्रॉड सरफेस होता है और फ्लैट बोन्स ज़्यादातर यूज होती है हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में। एग्जाम्पल बोन्स ऑफ स्कल प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, रिब्स प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को। फोर्थ है दोस्तों हमारा इररेगुलर बोन्स। तो दोस्तों ये भी आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इररेगुलर बोन्स का मतलब वो बोन्स हो गई जिनकी कोई भी शेप नहीं होती है, मतलब वो इररेगुलर होते हैं शेप में। इसका एग्जाम्पल है जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं, उनका भी अगर आप शेप देखेंगे तो उनकी कोई शेप नहीं होती है। और लास्ट है दोस्तों हमारा सिसामोइड बोन्स। तो सिसामोइड बोन्स वो बोन्स होती है जो कि हमारे टेंडन को फिक्स करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो हमारा नी होता है वहाँ पर हमारा नी कैप होता है और वो नी कैप ही सिसोमोइड बोन होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये नी कैप का क्या काम होता है। तो दोस्तों जो नी कैप होता है वो दोस्तों हमारा अपर थाई और हमारा जो नीचे के लेग्स हैं उनके बीच में एक लिगामेंट जा रही होती है। उस लिगामेंट को फिक्स करने का काम होता है नी कैप का, मतलब सिसोमोइड बोन का। अब हम देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जॉइंट्स। तो दोस्तों स्केलेटन में दो या दो से ज्यादा बोन्स मिल जाते हैं और वो जॉइंट्स बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। मतलब दोस्तों जो जॉइंट्स है वो कितने तरीके की होती है। तो जॉइंट्स होती है दोस्तों 3 तरीके की, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और लास्ट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों जो इमूवेबल जॉइंट्स है ये आपको दोस्तों नाम से क्लियर हो रहा होगा। ये वो जॉइंट्स होती है जो कि फिक्स होती है और ये मूव नहीं कर सकती। एग्जाम्पल इमूवेबल जॉइंट्स ऑफ स्कल। मतलब दोस्तों जो हमारा स्कल है इसके जो जॉइंट्स है ये मूव नहीं कर सकते। सेकंड है दोस्तों हमारा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ये भी दोस्तों आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का मतलब वो जॉइंट्स हो गया जो कि दोस्तों थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। और लास्ट है दोस्तों हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ये भी दोस्तों आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। ये वो जॉइंट्स हैं जो कि एकदम फ्रीली मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जो हमारा नेक जॉइंट है, हमारा एल्बो जॉइंट है, हमारा रिस्ट जॉइंट है, इसको हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। दोस्तों इमूवेबल जॉइंट्स का दूसरा नाम होता है फाइब्रस जॉइंट और इसको दोस्तों हम साइनार्थरोसिस जॉइंट भी कहते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का दूसरा नाम होता है एम्फार्थरोसिस जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स का दूसरा नाम होता है डायरार्थरोसिस जॉइंट और इसको हम साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मसल्स का क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होता है। तो दोस्तों सिंपल वर्ड में जो मसल्स होते हैं वो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमें हेल्प करता है हमारे मूवमेंट्स को करने के लिए। मसल्स जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। अब हम देख लेते हैं मस्कुलर सिस्टम का क्या डेफिनेशन होता है, क्या मीनिंग होता है। तो दोस्तों मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो सेट होते हैं ऑर्गन सिस्टम के जो कि दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट को कराने के लिए। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स कि जो मसल्स है वो कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों जो मसल्स है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल को दोस्तों हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं और इसको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ मसल्स को दोस्तों हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं और इसको हम स्पिंडल मसल्स भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके इन तीनों मसल्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है स्केलेटल मसल। तो दोस्तों स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स विच वर्क्स ऑन द डिजायर ऑफ एनी पर्सन। मीन्स किसी भी पर्सन का जब मन करे तब वो उस मसल से कोई काम कराना चाहे और तब वो मसल वर्क करे, तो वो जो मसल होती है वो होती है हमारी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो होती है दोस्तों हमारी वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कमांड पर वर्क करती है। हमारी जो स्केलेटल मसल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारे बोन से,
स्केलेटल मसल का शेप क्या होता है? तो दोस्तों इसका शेप होता है स्ट्राइएटेड। स्केलेटल मसल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो दोस्तों स्केलेटल मसल बेसिकली हमारे लेग्स में, हैंड्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स आर दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द डिजायर ऑफ एनी पर्सन। तो दोस्तों स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो दोस्तों किसी भी पर्सन के डिजायर के हिसाब से, जैसा वो चाहता है उस हिसाब से वर्क नहीं करती है। स्मूथ मसल्स जो होती है वो अपने आप ही नेचुरली वर्क करती है। स्मूथ मसल को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। स्मूथ मसल्स जो होती है, अगर कोई पर्सन सो रहा है उस वक्त भी दोस्तों वो वर्क करती रहती है रेगुलरली। स्मूथ मसल का जो शेप होता है वो दोस्तों स्पिंडल शेप होता है। स्मूथ मसल जो है वो दोस्तों बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, इन सब जगह पर पाई जाती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख भी सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वो अपने आप ही वर्क करता है। इसको कोई भी पर्सन अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कार्डियक मसल्स। तो दोस्तों जो कार्डियक मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री होती है नेचर में। मतलब दोस्तों जो कार्डियक मसल्स होती है इसको भी दोस्तों कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये भी अपने आप ही वर्क करती है, लेकिन इसका जो शेप होता है ये डिफरेंट होता है। जो अभी हमने पीछे देखा था कि स्मूथ मसल का शेप क्या होता है, स्पिंडल, लेकिन जो कार्डियक मसल का शेप होता है वो डिफरेंट होता है। वो क्या शेप होता है मैं भी आगे बताता हूँ। कार्डियक मसल्स जो होती है वो बेसिकली हमारे हार्ट में पाई जाती है। और दोस्तों जो कार्डियक मसल्स होती है वो कंटिन्यूअसली वर्क करती रहती है जब तक इंसान जिंदा रहता है। मीन्स जब से वो पैदा हुआ है और जब तक वो मर नहीं जाता है। ये जो हमारी कार्डियक मसल्स होती है ये कंटिन्यूअसली वर्क करती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। कार्डियक मसल्स जो होती है वो चेन की शेप में होती है और रेक्टेंगुलर मसल्स होती है। और जो हमारे कार्डियक मसल्स होती है वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर वर्क करती है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। तो दोस्तों मसल्स की बेसिकली 4 मेन प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिकुड़ना। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम क्या करते हैं, बाइसेप कर्ल करते हैं, तब दोस्तों हम क्या करते हैं, एक डंबल को उठाते हैं और उसको दोस्तों हम क्या करते हैं, उसको हम कर्ल करते हैं। तो दोस्तों जब हम कर्ल करते हैं तो जो हमारा बाइसेप वाला जो मसल होता है वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है और पावर जनरेट करता है, जिसके कारण हम डंबल को उठा पाते हैं। तो दोस्तों यही होती है सबसे पहली प्रॉपर्टी मसल की, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब सिकुड़ना। सेकंड प्रॉपर्टी है दोस्तों मसल की एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब एबिलिटी ऑफ अ मसल टू बी स्ट्रेच्ड विदाउट टीयरिंग, मतलब दोस्तों बिना फटे एक्सटेंड करना। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जब हम चक्रासना करते हैं तब दोस्तों हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ पूरा मुड़ जाते हैं। तो दोस्तों उस समय पर जो हमारा स्टोमक की जो मसल्स होती है वो क्या होती है, वो स्ट्रेच होती है विदाउट टीयरिंग। तो दोस्तों एक्सटेंसिबिलिटी का क्या मतलब हो गया, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है मसल्स की एबिलिटी है खींचने की, एक हद तक स्ट्रेच होने की, वो भी बिना फटे। तो यही होता है दोस्तों एक्सटेंसिबिलिटी। थर्ड है दोस्तों हमारा इलास्टिसिटी। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल शेप। मतलब दोस्तों अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है, उसके बाद दोस्तों जब हम अपने हैंड को रिलीज कर देंगे तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी और जो हमारे मसल्स होंगे वो भी अपने नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न हो जाएगी। तो यही होता है दोस्तों इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल जब हम दोस्तों बाइसेप कर्ल कर रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों जब हम अपने हैंड को रिलीज कर देते हैं तो क्या होता है, जो हमारी मसल होती है वो भी नॉर्मल शेप में आ जाती है। तो इसी को दोस्तों हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है चक्रासना। दोस्तों जब हमने किया तो हमने क्या किया, अपने स्टोमक के मसल को पूरा क्या किया, स्ट्रेच कर लिया। उसके बाद दोस्तों जब हम खड़े हो गए तो फिर क्या हुआ, जो हमारी स्टोमक की मसल थी वो नॉर्मल पोजीशन पे, नॉर्मल शेप में आ गई। तो इसी को दोस्तों हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और लास्ट दोस्तों हमारा एक्साइटेबिलिटी। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। मतलब दोस्तों जब ब्रेन कमांड देता है तो जो हमारी मांसपेशियां होती है, जो हमारे मसल्स होती है वो रिस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप दोस्तों फील्डिंग में लगे हुए हैं और आपके पास बॉल आ रही है, बैट्समैन ने शॉट मारा है, वो बॉल आपके पास आ रही है। तब दोस्तों क्या होगा, आपका ब्रेन आपको कमांड देगा कि बॉल को कैच करो, आपके मसल्स को कमांड देगा। तो आपकी मसल क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। आपकी मसल उस पोजीशन में आ जाएगी कि अब बॉल आने वाली है कैच करने के लिए, और फिर आप बॉल को कैच कर लेते हैं। तो इसी को दोस्तों हम एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं, मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। ब्रेन ने जो कमांड दिया, हमारी मांसपेशियां, हमारी मसल्स उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो यही चारों दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ मसल्स। मसल जो है दोस्तों वो कौन कौन से काम करती है। सबसे पहला है मूवमेंट।
तो दोस्तों जो मसल होती है वो हमारे बॉडी में हर तरीके की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारी बॉडी में हर तरीके का मूवमेंट, चलना, दौड़ना, भागना, कूदना, ये सारी ही चीज़ें, हर तरीके की मूवमेंट जो है वो दोस्तों मसल्स की वजह से ही पॉसिबल होते हैं। सेकंड है दोस्तों हमारा मेंटेन्स पोस्चर। तो दोस्तों हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए जो मसल्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड पॉइंट है एनर्जी एंड हीट प्रोडक्शन। तो दोस्तों हमारी बॉडी में एनर्जी और हीट का प्रोडक्शन मसल्स में ही होता है। जो मसल्स में जो सेल है उसमें ही एटीपी पाया जाता है, जहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जो हम हर तरीके के काम को करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ बोन्स। तो दोस्तों जो मसल्स होती है वो हमारे बोन्स के ऊपर एक कवरिंग की तरह होती है, इसीलिए दोस्तों ये हमारे बोन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीथिंग, च्यूइंग ऑफ फूड। सांस लेने के लिए, खाना चबाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम मसल्स का ही यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट है एक्सप्रेसिंग द इमोशंस। इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मसल्स का ही यूज़ करते हैं। दोस्तों हमारे फेस में 60 के अराउंड मसल्स पाई जाती है। इन्हीं मसल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। तो दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को और दूसरे सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है दोस्तों वो कई सारे ऑर्गन्स का ग्रुप होता है। वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है हार्ट, सेकंड है आर्टरीज, थर्ड है वीन्स, फोर्थ है कैपिलरीज और फिफ्थ है ब्लड वेसल्स। ये सभी ऑर्गन्स दोस्तों साथ में एक सिस्टम में वर्क करते हैं। इसी सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और दोस्तों हार्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो चलिए अब हम हार्ट के बारे में डिटेल में समझते हैं। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। मतलब दोस्तों जो हार्ट है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंक्शन है। सबसे पहले दोस्तों हम फंक्शन के बारे में देख लेते हैं हार्ट के। तो हार्ट जो है दोस्तों उसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। सेकंड है दोस्तों हमारा लोकेशन। इसका मतलब है दोस्तों कि जो हार्ट है वो हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट है। तो दोस्तों जो हार्ट है वो स्लाइटली लोकेटेड है लेफ्ट साइड की तरफ हमारे चेस्ट में। थर्ड पॉइंट है दोस्तों हमारा साइज। मतलब दोस्तों जो हार्ट है उसका क्या साइज होता है। तो दोस्तों कोई भी पर्सन अगर अपनी मुट्ठी बंद करता है तो ये जो साइज बनेगा इसी साइज का हमारा हार्ट होता है। फोर्थ है वेट। तो दोस्तों अप्रॉक्स हार्ट का जो वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। अब हम देख लेते हैं बीट्स। तो दोस्तों किसी भी एडल्ट पर्सन में जो हमारा हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार बीट करता है। अब हम देख लेते हैं चेम्बर्स। तो दोस्तों हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। सबसे पहला है लेफ्ट ऑरिकल जिसको हम लेफ्ट एट्रियम भी कहते हैं। सेकंड है राइट ऑरिकल जिसको हम राइट एट्रियम भी कहते हैं। थर्ड है लेफ्ट वेंट्रिकल और फोर्थ है राइट वेंट्रिकल। तो दोस्तों लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल का काम होता है ब्लड का कलेक्शन करना और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप आउट करना। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हम सांस लेते हैं या हम रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पर अब एक वर्ड आया रेस्पिरेशन। तो आइए अब हम रेस्पिरेशन वर्ड के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एयर का इनटेक और एक्सहेल होता है। इनटेक मतलब अंदर लेना सांस को और एक्सहेल मतलब निकालना। मीन्स जो चेंज ऑफ गैसेस हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर वो किसकी हेल्प से हो रहा है, वो होता है रेस्पिरेशन की हेल्प से। तो रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस होता है। मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैस होता है हमारी बॉडी के अंदर। बट अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो एक गैस होती है ऑक्सीजन और दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे ब्लड के साथ फ्यूजन होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका हमारे ब्लड के साथ डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब उससे अलग हटता है, उससे निकलता है बाहर। और फ्यूजन मीन्स जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे ब्लड में मिलता है। और ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसे सिस्टम क्यों कहते हैं। तो दोस्तों इसे सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स साथ मिलकर एक काम करते हैं। वो काम क्या है, वो काम है रेस्पिरेशन का। इसलिए दोस्तों इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि साथ मिलकर रेस्पिरेशन करते हैं। तो मैं आपको अब बता देता हूँ। सबसे पहला है नोज, सेकंड है हमारा थ्रोट, थर्ड है हमारा वॉइस बॉक्स, फोर्थ है हमारा विंड पाइप, फिफ्थ है हमारा ब्रोंची, सिक्स्थ है हमारा डायफ्राम और सेवंथ है हमारा लंग्स। और इन सभी ऑर्गन्स को मिलाकर ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और क्यों कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स मिलते हैं और रेस्पिरेशन का पर्टिकुलर काम परफॉर्म करते हैं।
अब दोस्तों जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप की होती है। सबसे पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेकंड है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो दोस्तों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नॉर्मल प्रोसेस होती है, एक्सहेल या इनहेल करना। ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन का हमारे ब्लड के साथ में फ्यूजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे ब्लड के साथ में डिफ्यूजन होता है। यही नॉर्मल प्रोसेस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। सेकंड है दोस्तों हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेशन सेल्स एंड टिश्यूज में होता है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे होता है। तो दोस्तों ये चीज आप सबको पता होगी, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी पार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब ऑक्सीजन वाले ब्लड को हर एक टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचाती है। और जैसे ही टिश्यूज और सेल्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, तब जो टिश्यूज होते हैं और जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और उस ऑक्सीजन की हेल्प से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और यही पूरा प्रोसेस इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म मतलब होता है ब्रीदिंग का वो प्रोसेस कि हम सांस कैसे लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके राइट हैंड साइड में एक इमेज आपको दिख रही होगी, उसको आप देखते रहिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहिए। तो दोस्तों ये चीज आपको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में दो लंग्स होते हैं। एक होता है राइट लंग और दूसरा होता है लेफ्ट लंग, और उसके नीचे एक डायफ्राम होता है। और हमारे लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है हमारी रिब केज। तो जब हमें सांस लेनी होती है, मतलब इनहेल करना होता है, तो हमारे रिब केज की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से जो हमारा रिब केज है वो साइडवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। एंड सेम टाइम पर हमारे जो डायफ्राम होते हैं उनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिस वजह से जो हमारे लंग्स हैं उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसके अंदर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, और तब हमारे नोज से एयर इनहेल होती है। तो ये था इनहेल के समय पर। अब हम देख लेते हैं एक्सहेल के समय पर क्या होता है। तो एक्सहेल के समय पर, मतलब सांस छोड़ते वक्त, जो हमारे डायफ्राम होते हैं और रिब्स की मसल्स रिलैक्स कंडीशन में होती है, उस वजह से जो हमारे रिब्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और साइडवर्ड से अंडर डायरेक्शन में आ जाते हैं, जिस वजह से हमारे लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है और जो एयर होती है हमारी वो बाहर निकल जाती है। तो यही था पूरा मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का। तो यहीं पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।